लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट करवा दिया था और मैंने आपको बोला था हम इसी चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने जितनी भी वीडियोस इस टॉपिक पे पढ़ाई हैं, इस चैप्टर पे आपको पढ़ाई हैं, आप उन सबको अच्छे से पढ़ लेना ताकि जब मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊँ तो आप मेरे साथ इनके आंसर्स भी दो, ठीक है। आंसर्स आपको देने कैसे हैं, जो फिलअप्स है, मैच द कॉलम्स हैं, इनको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रखना है। मैंने ब्लैंक स्पेसेस रखी हुई हैं, उसको पॉज करके सोचो कि क्या आंसर आएगा, अपने आप को टेस्ट करो, साइड में रफ कॉपी रख लो अपनी, उसके आंसर साइड पे लिख लो और जो मैं आंसर्स फिर बताऊंगी उनके साथ क्रॉस चेक करना कि जो आपने आंसर्स लिखे हैं और जो मैंने वो बताए हैं आपको वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 5 वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, हमें इस ब्लैंक्स में फिल करना है। इनको डिपेंड करता है हमारा जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है उसके साथ मैच कौन सा कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड द सेम काइंड ऑफ प्लांट। एक ही टाइप का प्लांट जब हम ग्रो करते हैं ज़्यादा एरिया में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप एक ऐसा प्लांट है जिसको हम ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पे, है ना। तो क्या इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्रॉप। फर्स्ट इसका आंसर है क्रॉप, ठीक है। सेकेंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ाया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि सॉइल को जब आप क्या करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, उसमें हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, यही किया था हमने। तो क्या आ जाएगा सेकेंड, इसमें क्या, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। तो आ गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सी यहाँ पे पूछा हुआ है आपको, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। हमने जब सीड पढ़े थे हमने क्या कहा था कि जो हैवी सीड्स हैं वो पानी में नीचे आ जाते थे, ठीक है, और जो ख़राब सीड्स हैं जिनको इंसेक्ट वगैरह खा लेते हैं और जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते थे, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैमेज सीड, जो ख़राब सीड हैं वो डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, वो पानी के ऊपर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको ऊपर दिए हुए हैं। अब हमने क्रॉप और प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, नेक्स्ट 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, फ्लोट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट, ठीक है। लास्ट फिलअप है फॉर ग्रोइंग द क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। जब भी आपको क्रॉप को ग्रो करना होता है आपको सनलाइट चाहिए, ठीक है, उसके साथ और कौन कौन से 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाहिए, जो सॉइल को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब 2 ही तो बचे हुए हैं, क्या क्या बचे हैं, वाटर बचा हुआ और न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं। तो हम सॉइल में क्या डालते हैं, पानी को ही डालते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही प्लांट लेता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, ठीक है। ए कॉलम को बी के आइटम्स के साथ आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सी इसके साथ करेक्ट जा रही है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है खारिफ क्रॉप्स, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं खारिफ और राबी थी। तो खारिफ क्रॉप्स में कौन सी वाली क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, मैंने आपको बताया था कौन सी वाली होती थी, जिसमें राइस को ग्रो करते थे, मेज़ को, जैसे इस टाइम पे आप देखोगे मक्की वगैरह लगाई होती है खेतों में बड़ी ज़्यादा, है ना, और चावल भी इसी टाइम पे लगते हैं। तो जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो कौन सी आ जाती हैं, ये रही यहाँ पे ई ऑप्शन, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो विंटर्स में ग्रो करते हैं। तो ये इसमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी इसकी, कौन सी, ध्यान से देखो, वीट, ग्राम, पीस, तो ये आ जाएगा इसका सेकेंड, ठीक है। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इसमें से कौन सा पी ऑप्शन है जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, फूड फॉर कैटल, यूरियन, सुपर फॉस्फेट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। अब आपको पता है ये एनिमल एक्सक्रीटा तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैन्योर्स है लेकिन ऑर्गेनिक है। तो बचा कौन सा, फूड फॉर कैटल भी नहीं हो सकता, तो यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट ही होंगे। ये आ गया थर्ड।
लास्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर फूड फॉर कैटल, नो, खाना तो नहीं हो सकता, तो क्या आएंगे इसमें, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, ठीक है, ये सब प्लांट का वेस्ट, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ठीक है। इसी के साथ एक इसमें एक्स्ट्रा दिया था ए पार्ट फूड फॉर कैटल, बाकी सारे मैच हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ठीक है, इसमें से खारिफ क्रॉप की हमें 2 एग्जाम्पल देनी है और राबी क्रॉप की 2 एग्जाम्पल देनी है। ये खारिफ क्रॉप है और ये राबी क्रॉप है, और इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जो खारिफ क्रॉप अभी हमने पीछे ही पढ़ा था मैच द कॉलम में भी कि कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है, राइस और मेज, और जो राबी क्रॉप्स हैं उसकी कौन सी है, वीट और पी, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब 4 हमें यहाँ पे दिए हुए हैं पार्ट्स, इनको हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, ठीक है। दिया क्या क्या है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड दिया हुआ है सोइंग, थर्ड दिया हुआ वीडिंग एंड लास्ट है थ्रेशिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में बोला है हमें कि बताओ सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पहला स्टेप ही एग्रीकल्चर में जो हम करते हैं वो क्या करते थे, हम सॉइल को प्रिपेयर करते थे। और प्रिपेयर कैसे करते थे, मैंने आपको बोला था कि जो सॉइल होती है वो बड़ी हार्ड होती है, ठीक है, वो ऐसे मैंने आपको कहा था पीसेज में होती है बड़े सारे, तो हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। किसकी हेल्प से, यहाँ तो प्लाऊ की हेल्प से करते थे ना, ये आपको पता है। अब तो ट्रैक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो अब होगा क्या इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। द फर्स्ट स्टेप इन द एग्रीकल्चर इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। द ग्राउंड इज़ प्रिपेयर्ड टू लूजन द सॉइल। सॉइल हार्ड होती है, उसको हम लूज़ करते हैं, विच इज़ एसेंशियल टू द पेनिट्रेशन द रूट्स इन द सॉइल, ताकि जब भी हम कोई क्रॉप लगाएं तो उसकी रूट्स अच्छी तरह से सॉइल के अंदर चले जाएं। अगर वो ऊपर ही रहेंगी तो प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस मेक्स इट ईजी फॉर रूट्स टू रेस्पायर। तो जो रूट्स हमने डाली होंगी उनको क्या चाहिए, उनको सांस भी तो लेनी है, उनमें गैसेस का एक्सचेंज भी होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा था कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, उसको कहाँ से फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया था वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं, सॉइल में ही हो रहे हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। सॉइल लूजनिंग अलोज अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डेवलप। अगर सॉइल सॉफ्ट होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर भी जा सकते हैं, अगर हार्ड होगी तो उनके लिए अंदर जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और इसकी वजह से, इस ओवरऑल सारी चीज़ों की करने की वजह से ही हमारी जो सॉइल है वो क्या रहेगी, फर्टाइल रहेगी। और उसमें किसकी एडिशन होती रहेगी, ह्यूमस की एडिशन होती रहेगी। ह्यूमस क्या होता है, जब हमारा कोई भी डेड डिकेइंग मैटर जब वो रोट होता है, मतलब सड़ने शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें बोला है सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग एक सेकंड प्रोसेस है प्रोडक्शन का। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हेल्दी सीड्स हैवी होते हैं, पानी में वो तैरते नहीं है, फ्लोट नहीं करते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वही सीड्स हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड में ग्रो करते हैं, लगाते हैं, और उससे हमारे क्रॉप क्या हो जाता है, ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो इसके ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सा है, या तो हम इनको हाथों से भी फेंक सकते हैं या फिर सीड ड्रिल से हम ये काम कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द सेकेंड स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन। First, healthy seeds are selected before sowing. Traditional method or by using seed drills, process of sowing of healthy seeds can be done. ठीक है। तो थर्ड आ जाता है विडिंग। विडिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विडिसाइड्स पढ़ा था ना हमने, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया विडिंग। तो विडिंग क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड विडिंग। और विडिंग, वीड्स को क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्रॉप जो हमने ग्रो की होती है उसके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसलिए हम इन्हें फील्ड से क्या निकाल देते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज वीड्स टेक न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डिजायर्ड प्लांट, सम वीड्स आर हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमंस, रिमूवल ऑफ वीड्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड विडिसाइड्स, पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, जब हम क्रॉप हमारी ग्रो हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, क्रॉप से ग्रेन्स को निकालना होता है, दानों को निकालना होता है, अनाज चाहिए ना हमें खाने के लिए। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या हुआ कि जब क्रॉप ग्रो हो जाता है हम उसको स्टेम से क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, फिर ग्रेन्स को, उनके दानों को उनके छिलके से, शाफ्ट से क्या करते थे, रिमूव करते थे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से होता है, ये मशीन की हेल्प से होता है जिसका नाम है कंबाइन, जिसमें कि हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों लगे होते हैं। फिर से सुन लो इसमें क्या लिखा हुआ है, थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्टेम ऑफ प्लांट्स आर कट, मेक अ हे। हे का मतलब क्या होता है, उसका एक गट्ठर बनाना, ठीक है। And then grains are separated from chaff. This process is done by machine called combine की हेल्प से हम इसे कर सकते हैं।
थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन बाय विनोइंग, और विनोइंग से भी ये हो सकता है। विनोइंग मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर पे वो ऐसे छज टाइप होती है, उससे क्या करते हैं हम, जो हल्का होता है, शार्प होता है, वो रिमूव हो जाता है और पीछे ग्रेन्स बच जाता है, ठीक है, वही एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें एक्सप्लेन करना है फर्टिलाइज़र और मैन्योर डिफरेंट कैसे हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये डिफरेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो मैं आपको सीधे समझा देती हूँ इसका क्या है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ये हम खुद बनाते हैं, ये केमिकल्स हैं। और जबकि मैन्योर की बात करें तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये किसकी वजह से बनता है, काउडंग की वजह से, और प्लांट का जो भी रेजिडुअल होता है, जो वेस्ट होता है, जो बच जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं या सूखे हुए पत्ते जब गिर जाते हैं ग्राउंड पे, ऐसे ही और भी प्लांट के रेजिड्यू क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, जबकि मैन्योर्स फील्ड में ही प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइजर्स से ह्यूमस नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूमस बनता है बड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसका डेड डिकम्पोजिंग एंड ये हमारे प्लांट्स जो होते हैं, ये वेस्ट होता है, इससे कोई इसका लिंक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। जिस प्लांट को जो केमिकल चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, हम इसमें वही डाल देते हैं, वही न्यूट्रेंट इसमें डाल देते हैं और प्लांट हमारा ग्रो करने शुरू हो जाता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट में रिच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें नाइट्रोजन चाहिए तो हम नाइट्रोजन वाला ही फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, जबकि जो मैन्योर्स होते हैं इसमें सब मिक्स होता है, कोई भी न्यूट्रेंट पर्टिकुलर नहीं होता हमारा, सारे थोड़े थोड़े अमाउंट में हमें मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, जो हम पौधों को पानी देते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब डेली देते हैं हम पानी, रेगुलर मतलब हर मतलब सीक्वेंस में देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन दिया 2 दिन नहीं दिए फिर, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल में हम उसको पानी देते हैं। और ये 2 तरीक़ों से दिया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, एक होता है ड्रिप सिस्टम, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। जो स्प्रिंकलर सिस्टम था वो जैसे फाउंटेन नहीं होता, जैसे फुहारा बोलते हैं, उसकी तरह वो पानी सारे फील्ड्स में मिलता था, पर उसका एक ड्रॉबैक था कि पानी जो है वो रूट्स में कम मिलता था और पत्तों के ऊपर और ऊपर वाले पार्ट्स में ज़्यादा गिरता था। उसके बाद हमने जो सेकंड लिया था वो था ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वो ज़्यादा अच्छा था इससे, क्यों, क्योंकि ड्रिप जो है वो पाइप्स बिल्कुल प्लांट के साथ साथ में लगेंगे, उसके बीच में छोटे छोटे होल्स रखे होते हैं, और जैसे ही पीछे से पानी हम ऑन करेंगे वो पूरे का पूरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पे मिलता जाएगा, रूट्स को ही डायरेक्ट मिलेगा, इससे पानी की वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इसको मैं रीड कर देती हूँ। ड्रिप सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, पानी वेस्ट नहीं होता, बिकॉज वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स, क्योंकि रूट्स के साथ ही पानी को गिरा दिया जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, पाइप से ऊपर एक नोजल लगा होता है जिसके थ्रू पानी बिल्कुल फाउंटेन की तरह निकलता है एट अ रेगुलर इंटरवल। और ये सारे प्रोसेसेस किससे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, ठीक है। जैसे मोटर वगैरह हम लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें भी मोटर वगैरह फिट की होती है वेल्स में, और उसके थ्रू यहाँ से ये पानी को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर किसी क्रॉप को इन्वायरमेंट अलग चाहिए होता है ना, कंडीशंस अलग चाहिए होती हैं। ये बोलता है कि अगर आप वीट को खारिफ सीजन में ग्रो कर दोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिसको जैसा क्लाइमेट चाहिए, जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जैसे वो उसको मिलेंगे ही नहीं तो वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो हमारी क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसको लगाने का, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडॉप्टेबल कंडीशंस वीट क्रॉप में गेट डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, अगर हम उसको खारिफ सीजन में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। अगर आप बार बार प्लांट्स लगाते जा रहे हो, क्रॉप्स लगाते जा रहे हो फील्ड में, उसमें गैप नहीं दे रहे हो, तो जो हमारी सॉइल होगी वो इफेक्टिव हो। मैंने आपको कहा था न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो हमने रिप्लेनिश किए थे, ये क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि हमें पता है प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और अगर प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल के पास सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें गैप रखेंगे। जैसे कि मैंने अगर एक टाइम पे राइस लगा दी तो मैं नेक्स्ट सीजन में राइस लगाऊंगी, तब तक मैं उसमें मैनर्स वगैरह फेंकती रहूँगी ताकि सॉइल जो है रीगेन कर ले अपने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। या तो मैं ये कर सकती हूँ, या तो मैं क्या करूँगी,
क्रॉस क्रॉपिंग करूँगी, मतलब कि अगर मैंने एक टाइम पे क्या किया होगा, क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करूँगी। अगर मैंने एक टाइम पे कॉटन लगाया होगा, नेक्स्ट वीट लगा लूँगी, ठीक है, उसके बाद ग्राउंडनट लगा लूँगी, शुगर केन लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट किसी स्पेसिफिक प्लांट को चाहिए होगा वो ले लेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, मिक्स रहेंगे सारे, थोड़े थोड़े अमाउंट में सब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, हम उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, और कंट्रोल कैसे किया जाता है, बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, मैनी अदर अनवांटेड क्रॉप कैन ग्रो नेचुरली इन द फील्ड with the crop. These unwanted plants are known as weeds. Methods control for weeding can control weeds. क्या मेथड था हमने पढ़ा था, केमिकल ही था वो, वीडिसाइड से जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स को, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मान लो आपने एक शुगर केन क्रॉप प्रोड्यूस करनी है फील्ड में, और आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि अगर आपको शुगर केन लगाना है तो आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ करोगे उसको लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बड़ा सा फील्ड है, तो मैं पहले देखूंगी कि वो फील्ड जो है उसके लिए सूटेबल है भी कि नहीं, क्योंकि जो हमारा सॉइल है हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो स्टेप्स, ये रीअरेंज करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर केन फैक्ट्री, तो ये तो हो नहीं सकता। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड एंड मैन्यूरिंग। तो आपके हिसाब से पहला स्टेप क्या है जो हमने पढ़ा था, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। जिसको ये नहीं पता एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप इसमें आ जाता है वो कौन सा आएगा, सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्लाउ की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड, प्लोइंग द फील्ड, तो सेकेंड स्टेप कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने फील्ड बना दिया, अब हम सीड्स को सो करते हैं, तो यहाँ पे सोइंग भी लिखा हुआ है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, सोइंग। जब हमने सोइंग भी कर दिया, फिर हमने इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते थे, तो ये रहा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, यही स्टेप्स पढ़े थे ना हमने, ये आ गया, इरिगेशन भी आ गया। उसके बाद आ जाता है, अब तो इरिगेशन तक हमारा प्लांट पूरा ग्रो कर जाएगा, हमारी क्रॉप ग्रो कर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब हार्वेस्टिंग भी हो गई, उसके बाद जो शुगर केन बना होगा हमारा, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, उसको हम फैक्ट्री में भेजेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं कि अगर हमें शुगर केन प्रोडक्शन करना है तो हमें सबसे पहला स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसमें फील्ड में क्या करना पड़ेगा, प्लॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीड्स को लगाएंगे, फिर उसके बाद मैन्योर्स डालेंगे, फिर उसमें इरिगेशन करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे और लास्ट में उसको फैक्ट्री में भेज देंगे, ठीक है। ये स्टेप हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको क्लू दिए हुए हैं, डाउन में क्लू दिए हैं, डाउन का मतलब नीचे की तरफ, अक्रॉस मतलब ऐसे, ठीक है। आपको क्लू के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। जैसे कि फर्स्ट बोला है डाउन की साइड, नीचे की तरफ देखना, फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो ये लिखा है फर्स्ट, ठीक है। बोला है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, अगर हम पानी दे रहे हैं अपने पौधों को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो यहाँ पे IRRIGATION, इरिगेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। फिर से डाउन में ही जाना है, सेकेंड दिया हुआ है कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, जब हम क्रॉप्स को ज़्यादा देर तक रखते हैं स्टोर करके, ठीक है। ग्रेन्स को, क्रॉप को तो हार्वेस्ट कर दिया, ग्रेन्स को हम कहीं स्टोर करके रखते हैं ना, तो स्टोर तो मैंने खुद ही बोल दिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आ जाएगा, हम ग्रेन्स को कुछ प्रॉपर कंडीशंस में रखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ग्रेनरीज में रखते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये स्टेप आ जाएगा स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ, लिखा है यहाँ पे डाउन में, तो आप फिफ्थ देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा फिफ्थ। बोला हुआ है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था वो क्या होता है, क्रॉप होता है, तो यहाँ पे लिख दो क्रॉप, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ, तो ऐसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अक्रॉस में कौन सा आएगा, अब थर्ड पे देखो, अक्रॉस में बोला है मशीन यूज़ फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो आप एक मशीन का यूज़ करते हो उसको काटने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा
HARVESTI, या उसको हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं, HARVESTR, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग प्रोसेस और हार्वेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ठीक है। एक रबी क्रॉप है जो क्या है, एक हमारी पल्सेस भी है। पल्स क्या होती है, दालें, ठीक है। तो ये बताओ फोर्थ वाला देखो, तो फोर्थ अगर पल्स है तो वो क्या है, ग्रेन है। और सोचो और क्या हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, ग्राम हो सकता है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ। आप छिलके से ग्राम को या ग्रेन को क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, अगर यहाँ से समझ नहीं आएगा तो आपको PDF में पूरा लिखा हुआ दिएगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ठीक है। यहाँ पे आपके NCERT के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, सारे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, देखो वो क्या है। नेम द फॉलोइंग 5 रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग फूड गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। कोई ऐसे 5 एसेंशियल आपको क्या बताने, रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि आपको अच्छे से क्रॉप मिल जाए। क्रॉप अच्छी होने के लिए आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहला क्या चाहिए आपको, आपकी सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आ गई राइट क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, रिक्वायर्ड मतलब पानी भी आपको अच्छे अमाउंट में चाहिए, आपको वीड से उसको बचाना भी है और प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारे इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आप बता दो, कोई भी फर्टिलाइजर्स आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है नाइट्रोजन और पोटेशियम की, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस भी इसमें है, और भी बड़े सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है सम केमिकल्स यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड्स। कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिससे हम अपने क्या कर सकते हैं, क्रॉप को बचा सकते हैं इंसेक्ट से, पेस्ट से, वीड से। अगर हमें इंसेक्ट से बचाना है इंसेक्टिसाइड, पेस्ट से बचाना है पेस्टिसाइड्स, एंड वीड से बचाना है तो वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। अब ये नाम दिए हुए हैं, मैलाथियन, डामिकॉन, ये सारे नाम हैं इसके, ठीक है। आप कोई भी जितने आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अगर 1 पूछा होगा तो 1 बता देना, 2 पूछा होगा तो 2 बता देना, ठीक है। जैसे पैराथियन, मैलाथियन, BHC दैट इज बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये पेस्ट को मारने के लिए यूज होते हैं। वीडिसाइड्स में क्या है, साइमाजाइन वीड्स है, ठीक है, वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सम एनिमल प्रोडक्ट्स। अब हमने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा था कि हमें एनिमल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये पूछ रहा है हमें कि बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो हमें पता है अगर आपके घर में काऊ है, बफलो है, कोई भी है, तो आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ से, मीट मिलेगा, ठीक है। आप खाते भी हो, जैसे कि हम गोट वगैरह लोग खाते हैं, हैन, चिकन, ठीक है, ये सब खाते हो ना आप। फिर उसके बाद एग, पता चल गया ना, एग, ठीक है। मिल्क, दूध, हनी, ठीक है, फिश ऑयल, ये सारे ऐसे एनिमल के ये एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम या क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मेंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है मेंबर्स ऑफ अ कॉलोनी ऑफ बी। मैंने आपको बताया था एपीकल्चर में कि जो हनी बीज होती हैं उनकी फैमिली है, ठीक है, उनका कोई परिवार है जिसमें वर्कर पढ़े थे हमने, ड्रोन्स पढ़े थे, एक क्वीन थी, ये सब पढ़ा था हमने। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो, जो क्वीन है वो क्या है, फर्टाइल फीमेल है, वो फर्टाइल थी, और फर्टाइल मेल कौन था, ड्रोन था, और जो वर्कर्स थे ये स्टेराइल थे, ये प्रोड्यूस नहीं करते ऑफस्प्रिंग्स अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अ डैश इज यूज टू रिमूव वीड फ्रॉम सॉइल। अगर आपको सॉइल से वीड्स को रिमूव करना है, ठीक है, बाहर फेंकना है, तो आप क्या यूज करते थे, वीडिसाइड्स यूज करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा वीडिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज यूज टू ट्रॉल द सॉइल बाय ब्रेकिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल आफ्टर प्रीलिमिनरी प्लगिंग, ठीक है। ये बोलता है द डैश इज यूज टू ट्रॉल द सॉइल। अगर आपको सॉइल को क्या करना है, मैंने कहा था आपको वो एक पीसेस में मिलती है, हमें इसको क्या करना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। आपको अगर लम्प्स को ब्रेक करना है, ठीक है, प्लोइंग से पहले, तो आप क्या करोगे, तो वो प्रोसेस क्या है, वो क्या यूज़ करोगे आप उसके लिए। अ डैश इज यूज टू ट्रॉल द सॉइल बाय ब्रेकिंग द लम्प्स ऑफ सॉइल आफ्टर प्रीलिमिनरी प्लगिंग। से आप क्या करोगे, इससे पहले इसको करोगे क्लॉड क्रशर बोलते हैं जिससे आप ये करोगे, ठीक है।
उसको बोलोगे क्लॉड क्रशर। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, खारिफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। खारिफ क्रॉप्स हम लगाते हैं कौन से महीने में? मैंने आपको बताया था, अगर आपने टेबल पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, तो कौन से मंथ से? वो जून से लेके जून टू सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश सीड इज नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल। हम कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको हम सॉइल में डायरेक्ट नहीं डालेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप रूरल एरिया में विजिट करते हो या जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे क्या किया जाता है, पानी होता है बड़े ज़्यादा खेत में, और पानी के अंदर किसान जाते हैं और इतना सा वो पौधा होता है और वो पौधे को ऐसे लगाते जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब वो सीड सो नहीं कर रहे हैं उसमें, वो सीड से थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। ठीक है, उसको हम सो कर रहे हैं। और वो कुछ नहीं को क्या है, वो एग्जांपल किसकी दे रही हूँ मैं? पैडी, राइस। राइस को आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगा सकते हो, वो सीड की फॉर्म में नहीं, तो इसका सीड थोड़ा सा मैच्योर हो चुका होता है, तो वो आ रहा है यहाँ पे पैडी, राइस। ठीक है। फिफ्थ है राबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। अब हमने पढ़ा था खारिफ अगर जून टू सितंबर है, तो मैंने टेबल में आपको राबी का भी बताया था, तो वो कब से कब था? वो था मार्च से अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। आपको पता है, आपने कहीं सुना होगा यार नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसने बोला है कि जब हम सीडलिंग्स मतलब सीड्स जो है नर्सरी से लाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ये पैडी वगैरह भी नर्सरी से ही लाई जाती है, तो फिर उसको मेन फील्ड में उसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? जब हम वहाँ से लाके अपने क्रॉप में लगा रहे हैं, उसको क्या मतलब, वहाँ से ले रहे हैं और वहाँ लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट है पर्ल्स आर यूज्ड इन। अब मैंने आपको बताया था फिशरीज में, ठीक है, कि हम क्या करते हैं? फिशेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सी वाटर में या कहीं भी पानी अगर आप ले लो, वहाँ पे क्या होता है? बाकी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऑक्टोपस होता है, क्रैब्स होते हैं, और भी बड़ा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि शेल्स भी होते हैं, और शेल्स के अंदर से क्या निकलता है? पर्ल निकलता है। और पर्ल को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप याद करो, पर्ल्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए, तो यहाँ पे वही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हनी कंटेन्स। मैंने आपको बताया था एपीकल्चर में कि हनी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। तो वाटर का कंटेंट कितना है हनी के अंदर? मैंने बताया था 17 है, 17% है। ठीक है, और अगर आप बात करो शुगर की, तो वो 78% है। ठीक है, 78% शुगर एंड 17% वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है द हैन हाउसेज आर कॉल्ड। जो हैन के हाउस हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी पोल्ट्री फॉर्म में, तो मैंने कहा था हैन के जो घर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे ही लिखा हुआ, उन्हें हम बोलते हैं पेन्स। ठीक है। नेक्स्ट है मुर्रा एंड जफरबदी और वेल नोन ब्रीड ऑफ। ये दो नाम दिए गए हैं, ये किसकी ब्रीड है? ठीक है, ये आपकी जर्नल नॉलेज के लिए है। ये दोनों किसकी ब्रीड है? बफेलो की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और इन फिगर। ठीक है, आपको आंसर देना है वन वर्ड में। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। जब आप सॉइल को टर्न करते हो, ढीला कर देते हो, वो किसकी हेल्प से करते हो? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं। प्लो की हेल्प से करते हो और प्रोसेस को प्लोइंग बोलते हैं। विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज फॉर टिलिंग सॉइल। सॉइल को पतला करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ करते हो? अभी ऊपर बढ़ाया मैंने, प्लो यूज़ करते हो। विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग अप द लार्ज लम्प्स ऑफ सॉइल। उसको बोलते हैं क्लाउड क्रशर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिलअप में भी था ये। ठीक है, अगर आप ये वाली फिलअप देखोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज यूज टू ट्रॉल द सॉइल बाय ब्रेकिंग द लम्प्स। सॉइल के लम्प्स को तोड़ने के लिए जो प्लो के साथ लगा होता है ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाउड क्रशर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग कॉल्ड। जब हम सोइंग सीड्स को फेंकते हैं, मतलब सीड को जब हम सॉइल के अंदर सो करते हैं, लगाते हैं, उसके दो प्रोसेस बताओ। मैंने बताए थे, एक तो ब्रॉडकास्टर है, दूसरा सीड ड्रिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ ड्रिल
कॉल्ड, जो ड्रिल मशीन सॉरी जो ड्रिल था उसका जो ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हम क्या करते थे, सीड्स को डालते थे, फिर नीचे फनल लाइक शेप था, जो ऊपर का पार्ट था उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बाउल। ये वाला पार्ट ऐसा वाला सीड बाउल था, फिर इसकी शेप कुछ इस टाइप के अंदर थी और यहाँ से सीड निकलता, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, सीड बाउल हुआ। ठीक है। व्हाट इज एन एग लेइंग बर्ड कॉल्ड, जो बर्ड एग देती है उस बर्ड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूडी हैन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। नेम द मेंबर्स ऑफ द बी कॉलोनी, बी कॉलोनी के मेंबर्स अभी हमने पीछे पढ़े कौन कौन से थे, वर्कर होते हैं, ड्रोन्स होते हैं और क्यून होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मटेरियल इज़ यूज टू कवर द फ्लोर ऑफ अ hen हाउस, जब hen का घर बनता है उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए कुछ मटेरियल रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द कॉमन फूड ऑफ पोल्ट्री चिकन्स, जो मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, उनका क्या खाना है, उनको क्या दिया जाता है, ग्रेन्स दिए जाते हैं, दाने दिए जाते हैं। विच बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग, अंडे कौन देती है। देखो आपको पता है कि जब हम बीज के बारे में पढ़ते हैं तो हनी बी, एपीकल्चर याद आते हैं टर्म्स, है ना हमें। अब मुझे बताओ उसकी फैमिली में 3 लोग थे, जिसमें तो वर्कर भी था, वर्कर भी बीज थे, ठीक है, ड्रोन्स भी बी हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ रानी है। ठीक है, यही वर्ड्स पढ़े हमने। तो इसमें से वो पूछ रहा है कि अंडे कौन देता है इनकी फैमिली में, तो वो कौन देती थी, क्वीन बी देती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द साइंटिफिक रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इसके साइंटिफिक रीज़न दीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, हम इन सबको अपनी डेली, ये जो जितने भी नाम दिए हैं हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में हेल्प करेगी और यही तो हमारी बैलेंस डाइट भी होगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस अवर बॉडी नीड एसेंशियल एलिमेंट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गिव अस न्यूट्रिएंट्स एंड मेक अ बैलेंस डाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सॉइल शुड बी लूजन्ड बिफोर सोइंग और सोन, जब भी हम उसमें बीज लगाते हैं हम कभी भी हार्ड सरफेस के, जो हार्ड सॉइल होती है, जो पत्थर जैसी सॉइल होती है, उस पर हम बीज नहीं लगा सकते, हमें उसको क्या करना पड़ता है, सॉइल को लूज़ करना पड़ता है। तो उसने बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा उससे पहले, मतलब बीज लगाने से पहले, तो बिफोर सीड्स आर सोइंग द सॉइल शुड बी लूजन टू एलो रूट्स एंड रूट्स ऑफ यंग प्लांट्स टू फ्लो ईजिली इनटू द रूट्स, ताकि उनकी रूट्स जो हैं अच्छे से सॉइल के अंदर चले जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सीड्स शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने एग्जांपल लेके बताया था, अगर आप 2 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, 5 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, तो जो क्रॉप आपकी, जो आपका सीड आपका जो थोड़ा सा जर्मिनेट होगा, ग्रो करेगा, वो किस पे अच्छे से करेगा, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीड की भी एक प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए जिस पे वो लगेगा, अगर आप ऊपर लगाओगे तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर आप ज़्यादा डेप्थ में लगाओगे तब भी उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, सीड्स शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो मोर ईजिली, वो अच्छे से ग्रो कर सकें। क्वेश्चन 4 है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश थ्रो बिफोर ईटिंग, हम जब भी बाहर से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाते हैं तो हमेशा हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर आप बोलोगे मुझे एप्पल खाना है, अगर आपके पापा मार्केट से एप्पल लाएंगे, आप बोलो, आपकी मम्मा बोलेंगे हमेशा कि इसको धो के खाना, ऐसे मत खाना। ठीक है, क्यों बोला जाता है ऐसे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, आप जब लाते हो मार्केट से, पल्सेस, इवन पल्सेस क्या होती हैं, दालें वगैरह, चावल वगैरह, जो ये भी सब जो भी आप मार्केट से लाते हो, इसको बोला जाता है धोकर यूज़ कीजिए। क्यों, क्योंकि जब भी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि केमिकल्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम वीडीसाइड्स भी स्प्रे कर रहे हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो भी क्या है, केमिकल है। और जब भी हम केमिकल को स्प्रे करते हैं तो हमारी क्रॉप के ऊपर भी केमिकल पड़ा होता है, अगर हम वही केमिकल को कंज्यूम करेंगे, वही केमिकल्स वाले फूड खाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमें कोई डिजीज़ हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी बाहर से अगर आप लाओगे उसको हमेशा धो के खाना है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश थ्रो बिफोर ईटिंग बिकॉज they have a covering of pesticides or certain chemicals that can be harmful to us. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है grains are dried through early before they are stored. ठीक है, grains are dried, ग्रेन को सुखाया जाता है स्टोर करने से पहले,
क्यों सुखाया जाता है? अगर उसको नहीं सुखाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्रॉप खराब हो जाएगी। तो वही ये लिखा हुआ है, ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर दे आर स्टोर्ड बिकॉज मॉइस्चर और वेट सीड्स, गीले जो सीड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमारी सीड को स्पॉइल कर देते हैं। हमारे जो क्रॉप है, सॉरी सीड नहीं बोलना था, यहाँ पे क्रॉप है जो उसको हम स्टोर करके रखते हैं, जो ग्रेन्स हैं इसको ये क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वट आर द रिक्वायरमेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मिंग विच वुड लेड टू हाई yield ऑफ क्रॉप्स। अगर आपको क्रॉप्स का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए फार्मिंग की ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको इसके लिए चाहिए होंगी। ठीक है, तो पहली क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था अपनी वीडियो में कि हमें कोई भी क्रॉप अगर ग्रो करनी है तो हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा कि एरिया जहाँ पे आप क्रॉप कर रहे ग्रो कर रहे हो वो कैसा है, वहाँ पे सनलाइट मिल रही है, वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर कैन अवेलेबल प्रॉपरली। जो सॉइल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टिलिंग करनी पड़ेगी, उल्टाना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा बीज लगाने से पहले। द सॉइल शुड बी टिल्ड बिफोर सोइंग। द राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। पानी भी अमाउंट जो है, पानी का अमाउंट है वो भी ठीक डालना है, ना ज़्यादा डाल देना ना ज़्यादा कम डाल देना, जितना प्लांट को चाहिए उसके इसके अकॉर्डिंगली आप उसको पानी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द सॉइल शुड कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिस भी सॉइल में आप ग्रो कर रहे हो अपनी क्रॉप को, वो क्या होना चाहिए, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए, वरना क्रॉप ग्रो करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट दिया हुआ है अनवांटेड प्लांट्स। जब भी आप क्रॉप को ऐसे, मतलब आपने फील्ड को बिना क्रॉप के रखा हुआ है, उस पर क्रॉप नहीं लगाया, तो आप देखोगे वहाँ पे घास, कुछ भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसमें क्रॉप लगा सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट इज टिलिंग एंड हाउ इट इज़ डन। टिलिंग क्या होती है, सॉइल को तोड़ना, सॉइल को टर्न करना, होती किसकी हेल्प से, प्लो की हेल्प से। लूजिंग और टर्निंग ओवर द सॉइल बाय अ प्लो इज कॉल्ड टिलिंग। इट इज़ डन बाय प्लो मेड अप ऑफ, जो हमारा प्लाउ है वो किससे बना हुआ है, मैंने आपको कहा था वुड से, और आजकल के टाइम पे इम्प्रूवमेंट की गई है, वहाँ पे आयरन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मॉडर्न मेथड अगर हम देखें तो ट्रैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोइंग। सोइंग का प्रोसेस बताइए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोइंग तो आपको पहले भी पता, अभी तो हमने स्टार्टिंग में कितने सोइंग पढ़ लिए हैं प्रोसेसेस, है ना। तो सोइंग के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, लूज़ किया जाता है। जो हम सीड सो कर रहे हैं, जो सीड हम लगा रहे हैं क्रॉप अपनी फील्ड में, वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए भी टेस्ट बताया था, पानी में डाल दो उनको, हेल्दी वाले नीचे आ जाएंगे, और जो ऊपर होंगे उनको किसी ने अटैक किया होगा इंसेक्ट ने, और वो खोखले होंगे, खाली होंगे अंदर से। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है, आफ्टर द लैंड इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर। जैसे आप लैंड को प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप सीड उसमें लगाओगे। दो टाइप के मेथड्स हैं जिससे आप सीड को लगा सकते हो। फर्स्ट वन है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें आप हाथ के थ्रू ऐसे करके फेंकते हैं। ठीक है, खेतों में ऐसे करके सीड्स को फेंकोगे, वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। वो इतना अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि सीड्स जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाते हैं, जैसे वो ऊपर ऊपर ही रहते हैं, और जब भी कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर कोई बर्ड आएगा उसको वो दिख जाएगा, वो उठा के उसे खा लेगा। तो क्या होगा, सारी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी, आधी तो वो बर्ड ही खा लेंगे। तो दूसरा मेथड आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ हम अटैच करते हैं और ये सीड को अंदर तक प्रॉपर डेप्थ पे सो करता है और हमारी क्रॉप फिर अच्छी ग्रो हो जाती है। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट आर मैन्योर्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट टाइप्स। मैन्योर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्रॉप के लिए ज़रूरी है, उनको न्यूट्रिएंट्स यहीं से मिलते हैं। तो जो मैन्योर्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है और ये क्या करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैन्योर्स कौन कौन से हैं, देखो। फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर, सेकेंड है ग्रीन मैन्योर, थर्ड है कंपोजिट मैन्योर। अब मैन्योर की भी टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी टाइप है याद रख लो इनको। फार्म यार्ड मैन्योर्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके सूखे पत्ते हो गए, घास हो गया सूखा हुआ। ठीक है, जो हमारा कैटल्स हैं जैसे कि काऊ बफलो वगैरह, इनका जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, ये सारा जब हम सॉइल में डालते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करके अच्छे से, तो उसे हम क्या, उससे हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डालने से क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया इंपॉर्टेंस इसका। तो यही लिखा हुआ, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम द मैटर सच एज, किस से बना हुआ है, remnants of straw, leaves and excreta of animals. It is commonly applied to the soil to make it fertile and soft. सेकेंड आता है ग्रीन मैन्योर।
ग्रीन से ही पता चल रहा है कि कुछ हरा होगा, तो पत्ते आ गए। तो ये किससे बना हुआ? इट इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। दिस इम्प्रूव्स द फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, लास्ट आ जाता है कंपोजिट मैन्योर। ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो कैटल शेड वेस्ट, जैसे जहाँ पे हमने कैटल्स रखे होते हैं अपने जानवर, जैसे कि काऊ, बफलो वगैरह, ठीक है, इनके जो शेड्स बनाते हैं, इनके शेड्स में हमने रखा होता है, वहाँ आप देखोगे इन्होंने काऊ डंग मतलब गोबर भी किया होता है, इनका यूरिन भी वहाँ होता है, इनको जो घास वगैरह देते हैं वो भी उसी शेड में गिरा होता है। अगर आप शेड का सारे इस मटेरियल को इकट्ठा कर दोगे तो वो आ गया कंपोजिट मैन्योर। इसमें काऊ डंग भी है, स्ट्रॉ भी होगा, लीव्स भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल शेड वेस्ट एंड ऑल द अवेलेबल रिफ्यूज, ठीक है, ऑल दिस मिक्स टुगेदर एंड कैन बी यूज एज अ मैन्यूज आफ्टर रोटिंग। रोटिंग का मतलब होता है सड़ जाना, जब ये थोड़े से गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये स्पेशलाइज्ड, इनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डला होता है जो क्रॉप को क्या करता है, अच्छे से ग्रो करने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? मैंने बताया था, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल हैं किसकी? हमारी फर्टिलाइजर्स की। व्हाट आर ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं? हम हाथों से सीड्स को फील्ड में स्प्रे करते, फेंकते हैं ऐसे करके, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग मैंने पीछे बताया था, जब हम नर्सरी से सीड्स को लाते हैं और उनको क्या करते हैं? सॉइल में सो कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये डिटेल में अगर आपने पढ़ना है, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। अगर आपको जर्नल पढ़ना है तो सिर्फ बता दो, जो मैन्योर्स हैं वो क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? लीव से, स्ट्रॉ से, एनिमल एक्सक्रीटा, ये डिकम्पोज होते हैं तो मैन्योर बन जाता है। वाइल जो फर्टिलाइजर हैं ये क्या है? हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं और ये केमिकल से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर वीड्स हार्मफुल, व्हाट इज़ यूज टू रिमूव दैम। वीड्स हार्मफुल इसलिए हैं क्योंकि ये दूसरे प्लांट, जो हमने डिज़ायर प्लांट लगाया होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। अगर ये उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे तो हमें क्रॉप जो मिलेगी वो अच्छी सी ग्रो की हुई नहीं मिलेगी, इसलिए हम उनको रिमूव करना ज़रूरी समझते हैं। और रिमूव किए कैसे जाते हैं? बाय स्प्रेइंग विडिसाइड्स, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ, वीड्स आर हार्मफुल बिकॉज दे ग्रो अराउंड द क्रॉप एंड यूज देयर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ, दस रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो जो क्रॉप होगा उसका ये ग्रोथ को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको हटाने के लिए, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट को रिमूव करने के लिए हम इसमें वीडिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, ठीक है। व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स, ये भी मैंने पीछे पढ़ा दिया। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्ट को मारने के केमिकल्स, ठीक है। कभी कभार हमें पता है हमारे खेतों में बोलते हैं कीड़ा लग गया, बोला जाता है ऐसा, तो इंसेक्टिसाइड्स उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए होते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट जो होते हैं हमारे क्रॉप को खाते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैलेथियन, डैमरिकॉन इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्ट क्रॉप। अब जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये क्रॉप को कैसे बचाते हैं? ये क्या करते हैं? जो हमारे पेस्ट होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको मार देते हैं, ठीक है। तो बाय किलिंग पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये हमारी क्रॉप को क्या करता है? बचाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वट आर द टू मेन सीजन इन इंडिया फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। अगर हमें क्रॉप्स को लगाना है तो मैंने बताया था इंडिया में दो टाइप के सीज़न होते हैं, कौन कौन से? एक खारिफ और रबी। अब खारिफ कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है ये आपको मैंने तब पीछे फिलअप्स में भी पढ़ाया है और चैप्टर में भी पढ़ाया है। तो जो खारिफ सीज़न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जून, जुलाई, ठीक है, ये सब वाले सितंबर तक आप लगा लो। और जो रबी सीज़न है इसमें क्या होता है? अक्टूबर टू दिसंबर ये ग्रो करते हैं, ठीक है, ये सीज़न है इसके। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जिसके टाइम पे हम क्या करते हैं? क्रॉप को कल्टिवेट करते, मतलब सॉरी हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, काट देते हैं, मतलब लगाते नहीं हैं, काट देते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पोंगल, होली, दिवाली, नबाना, बिहू, ये सारे ऐसे कौन से हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। अगर आपके क्रॉप को अच्छे से इम्प्रूव करना है, अगर आपने क्रॉप को अच्छे से इम्प्रूव करवाना है तो उसके लिए कोई ऐसे 4 फैक्टर्स बता दो जो ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप और अच्छे से करवा सकते हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप सॉइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट जो है, मेन जो फर्स्ट स्टेप आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो सॉइल को इम्प्रूव करो उसको, ठीक है। तो एक आ गया सॉइल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेकेंड आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमें वीड से, अनवांटेड प्लांट से
अपने क्रॉप को बचाना है, ठीक है। अपने क्रॉप को इन्हीं तरीक़ों से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेस्ट से भी बचाना है, ठीक है। इसके साथ ही ये लास्ट है, जो हम स्टोरेज करते हैं वो एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है, ह्यूमिडिटी रहती है, अच्छे से नहीं हो पाता, वेट रह जाता है, तो क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्ट में आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन प्लांट्स को ब्रीड करवाते हैं। जैसे हमें पता है कि ये प्लांट अच्छे से क्रॉप दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो हम उसकी क्या करवा देंगे, ब्रीडिंग करवा देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी हम प्लांट को काट देते हैं, ऊपर से उसके ऊपर दूसरा प्लांट लगा के उसको बांध देते हैं, या और भी बड़े सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं पोलन को लेके, ठीक है। ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। बस याद रखो कि प्लांट्स को ब्रीड करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग समझ आ गया, सॉइल इंप्रूवमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। यही 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्रॉप की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप को काटना होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसका अभी मैंने बता दिया, जो हार्वेस्टिंग है इसमें कटिंग होती है, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो मैच्योर क्रॉप हमारा होगा, जो क्रॉप बन गया होगा, उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे कैसे, क्रॉप को काटेंगे कैसे, दराटी नहीं, ये होती है हमारी सिक्कल बोला जाता है उसको, ठीक है, दंदल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उससे हम इसको काट सकते हैं, या फिर इसके लिए एक मशीन है जिसे हम कंबाइन बोलते हैं। हार्वेस्टिंग और थ्रेशर दोनों इसमें साथ में होती है, तो ये भी सारा हार्वेस्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वाई डज अ फार्मर रोटेट क्रॉप्स इन द फील्ड। क्रॉपिंग पैटर्न तो आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। तो जो फार्मर है वो क्रॉप को रोटेट क्यों करता है, जैसे मैंने एक टाइम पे वीट लगाया, मैं थोड़े टाइम बाद फिर से वीट लगा लूँगी, फिर से वीट लगा दूँगी, तो वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो क्या हो जाएगा, सॉइल से ख़त्म हो जाएगा। अब उसको रिप्लेनिश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक टाइम पे अगर मैं वीट लगा रही हूँ तो मैं उसको गैप दे दूँगी थोड़ा सा, थोड़े टाइम बाद मैं उसमें ग्राउंडनट लगा दूँगी, फिर शायद मैं शुगर केन लगा दूँ, कॉटन लगा दूँ। इससे क्या होगा, कॉटन को कोई दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, अगर मैं दूसरा क्रॉप लगा रही हूँ उसको कोई और न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो सेम न्यूट्रिएंट जो सॉइल से सारा का सारा ख़त्म नहीं होगा, उसका अमाउंट सॉइल में थोड़ा रहेगा, ठीक है। और जब उसमें आप मैनर्स वगैरह ऐड करते रहोगे, तो जब दोबारा से आप वीट लगाओगे तब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स क्रॉपिंग। आप मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या समझते हो, ठीक है। तो क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम। मिक्स क्रॉपिंग से पता चल रहा है, क्रॉप का मतलब क्रॉप लगाना, मिक्स मतलब मिक्स करके क्रॉप को लगाना। मिक्स क्रॉपिंग इसलिए लगाई जाती है जैसे आपको सेम टाइम पे कोई वेजिटेबल चाहिए होगी, साथ में कोई क्रॉप चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे, दोनों को साथ में ही लगा दोगे। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर एज मिक्स क्रॉप्स लाइक जैसे कि ग्राउंडनट मान लो, कॉटन मान लो, दोनों को साथ में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई आर फील्ड्स आर समटाइम अलाउड रिमेन टू फैलो। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फील्ड को थोड़ी देर तक क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। क्यों, उसमें हम कुछ ग्रो नहीं करते, तो न्यूट्रिएंट्स तो किसी क्रॉप को लगेंगे ही नहीं, यूज़ नहीं होंगे ना वो न्यूट्रिएंट, अगर हम क्रॉप कुछ लगाएंगे ही नहीं फील्ड में। और मैन्युअल्स टाइम पे टाइम आप डालते चलो वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो फिर जब हम क्रॉप लगाएंगे तो क्रॉप हमारी अच्छे से ग्रो करेगी। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फील्ड्स आर समटाइम अलाउड टू रिमेन फैलो टू इंक्रीज द ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल टू दैट सो दैट टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश कौन कौन कर सकता है, यहाँ तो अगर हम उसमें मैन्योर डाल दें तो भी हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल तरीका देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको कहा था अर्थवॉर्म की एग्जांपल दी थी, वो फार्मर का फ्रेंड है। और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, हमारा मैटर होता है, जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, इसको डिकम्पोज करते हैं और फिर ह्यूमस में सारा जो उसका वेस्ट रह जाता है, और वो क्या होता है, अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन 18 है, लिस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिश इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में फ़िश की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिशरीज मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो मुझे बताओ कि हमारी कंट्री में फ़िश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ़िश हम लोग खाते भी हैं, उससे हमें प्रोटीन्स भी मिलता है। आई साइट, जिसकी आइज़ वीक होती हैं उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो फ़िशेस खाएं, ठीक है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। सेकंड बोला हुआ है, ये हमें डिजीज़ से बचाती हैं। अगर हमें कोई बीमारी होगी तो हमें कुछ बीमारी के लिए स्पेसिफिक मेंशन होता है कि आपको फ़िश खानी है, ठीक है।
थर्ड आ रहा है, इट्स ऑयल इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस। जो फ़िश से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जो ऑयल निकालते हैं फ़िश से, उसको हम यूज़ करते हैं फर्दर पर्पसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ हनी। ये भी मैंने एपिकल्चर में बताया था, क्या वैल्यू है हनी की। 17% उसमें वाटर होता है एंड 78% उसमें शुगर होता है। तो 78% वाटर एंड 78% शुगर, ठीक है। और ये जो हनी है हमारी किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के लिए हनी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, हाउ आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यूज़फुल टू अस, ठीक है, या हेल्पफुल टू अस। ये जो हम गाय रखते हैं, काऊ रखते हैं, बफलो रखते हैं, शीप, गोट, ये सब रखते हैं, ये हमारे लिए मददगार कैसे होती है, कैसे हमारे लिए यूज़फुल होती है, क्या देती है हमें ये। तो वही देखो क्या क्या देती है हमें। अब आप सोच लो खुद ही, अगर आप मिल्क कंज्यूम ना करो, अगर आप मिल्क ना पियो, ठीक है, तो मिल्क तो आपकी न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखो कि मिल्क वहाँ से मिलता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था मीट भी मिलता है, मिल्क के ऊपर क्रीम होती है, उससे बटर बनता है, फिर चीज़ बनता है, ये सब प्रोसेस पढ़े हैं ना आपने, घी भी वहीं से बनता है। तो अगर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ना होंगे तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे प्रोवाइड मैनी थिंग्स फॉर अवर डे टू डे लाइफ सच एज काऊ, गोट, शीप एक्स्ट्रा प्रोवाइड, क्या हमें ये सब हमें क्या क्या देते हैं, काऊ, गोट और शीप हमें क्या क्या देते हैं, मिल्क, मीट देते हैं। और साथ ही साथ जो हॉर्सेस एंड कैमल हैं, इनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कैरी लोड, सामान उठाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप गए होगे कभी टूरिस्ट प्लेसेस में तो आप हॉर्स राइड करते हो, या फिर अगर आप एग्जांपल ले लो वैष्णो माता की, ठीक है, तो यहाँ पे हम हॉर्सेस यूज़ करते हैं किसके लिए, ताकि नीचे से सामान ऊपर तक पहुँचाया जाए, तो कैरी लोड्स के लिए काम आ रहे हैं। हेंस प्रोवाइड, और जो हेंस हैं वो हमें क्या देती हैं, एग्स एंड मीट देती हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आज, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस चैप्टर में आपको आ रही है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं दोबारा आपको वो चीज़ समझा दूँगी, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आज। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और ट्राई करना जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊँगी उसको भी थोड़ा सा रीड कर लो, ताकि उसमें अगर आपको कोई डाउट आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है। टिल देन बाय।